हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर आपका वर्ग 9 की भौतिकी विषय से अध्याय दूसरा गति से। आज की क्लास में हम विस्थापन समय समीकरण प्राप्त करेंगे। यहाँ हमने जो ग्राफ खींचा हुआ है, इस ग्राफ में आपको ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर वस्तु ने कितनी देर तक गति की है ये समय दिखाया गया है और इसे हम टी से निरूपित करते हैं। और ये जो वाई अक्ष है, ऊर्ध्वाधर अक्ष, इस अक्ष पर हमने वस्तु किस वेग से गति कर रही है ये वेग दिखाया गया है। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु एक नियत वेग ओ ए से गतिशील है। ये ओ ए जो है, इस वेग से वस्तु गति कर रही है और तब उसमें एक्सीलरेशन किया जाता है, यानी उसकी गति को बढ़ाया जाता है, उसके वेग को बढ़ाया जाता है और उस समय भी नोट किया जाता है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वस्तु का वेग भी बढ़ता जाता है और जब समय यू ओ से बढ़कर सी तक पहुंचता है तब तक वस्तु का वेग बढ़कर डी तक पहुंच जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्राफ के अनुसार ये जो ओ ए है, ये वस्तु का प्रारंभिक वेग है जिसे हम निरूपित करते हैं यू अक्षर से। ये क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग है। और ओ से डी तक ये जो है, ये वस्तु का अंतिम वेग है जिसे हम निरूपित करते हैं भी से। ये भी क्या है? तो वस्तु का अंतिम वेग है। ये हमने नोट कर लिया। अब इस वेग परिवर्तन में वस्तु को समय कितना लगा है? तो ओ से सी तक समय लगा है, यानी ओ सी जो है ये वस्तु के वेग परिवर्तन में लगा हुआ समय है। ये है टी समय। अब करना क्या है हमको कि हमें पता है कि वेग समय ग्राफ से जो क्षेत्रफल बनता है, जो आकृति बनती है, ये ओ ए बी सी, यानी वेग समय ग्राफ से घिरे। हम यहां लिखते हैं कि चूंकि वेग समय ग्राफ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। क्या है? ये हमें पता है कि वेग समय ग्राफ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन देता है। अर्थात यदि हमें विस्थापन निकालना हो, किसी वस्तु का गति के दौरान विस्थापन निकालना हो, तो उसके वेग समय ग्राफ का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यानी यदि हमें यहाँ विस्थापन एस प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना होगा कि ये जो ग्राफ की आकृति बनी है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये जो ग्राफ बना हुआ है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ये ओ ए बी सी क्या है? तो आप देख रहे हैं कि गणितीय आकृति में यह एक समलंब बन रहा है। यह समलंब है ओ ए बी सी। अगर इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे तो आपको उस वस्तु की गति के दौरान कितना विस्थापन हुआ है ये पता चल जाएगा। अब बात होता है कि हम ओ ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आप ये देखिए कि ओ ए ई सी क्या है? एक आयत है और ये ए बी ई क्या है? एक त्रिभुज है। तो आप एक आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। यानी हम लिखते हैं कि एस बराबर आयत ओ ए ई सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है? अब ये तो आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यानी हम लिखते हैं कि एस बराबर लंबाई ओ ए गुना ओ सी।
प्लस ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब आप आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि 1/2 इंटू बी ए ई इंटू 1/2 इंटू ए ई इंटू बी ई। ये देखिए आपने लिख लिया कि ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल और ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों का योगफल आप निकालेंगे तो आपके उस ग्राफ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप इसमें गौर करें कि ए ई, ये जो ए ई है ये ओ सी के बराबर है। ए ई क्या है तो ओ सी के बराबर है। और ये जो बी ई है ये क्या है, अतः ए डी के बराबर है। बी ई क्या है तो ए डी के बराबर है। अब आप देखिए कि ये जो ए डी है ये अगर आपको निकालना हो तो ए डी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ डी माइनस ओ ए। देखिए हमने क्या किया कि बीई के बदले में लिखा एडी और एडी के बदले में क्या लिखा कि पूरा ले लिया ओडी और उसमें से घटा दिया ओए। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हमें ओडी का मान यहाँ मालूम है, ओए का मान यहाँ मालूम है, ओसी का मान पहले से ही मालूम है, इसलिए हमने उसको इस पद में बदल लिया कि हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब आते हैं मान रखते हैं इस हिसाब से तो हमको पता चलता है कि एस बराबर, अब देखिए ओ ए गुने ओ सी प्लस 1/2 गुने ए ई गुने, अब देखिए ए ई है तो ए ई के जगह पर हम क्या लिखते हैं ओ सी लिखते हैं और गुने बी ई, अब देखिए बी ई के जगह पर हम लिखते हैं ओ डी माइनस ओ ए। ठीक, अब कहते हैं कि ग्राफ ग्राफ में क्या मिलता है तो देखिए ग्राफ में क्या मिलता है कि एस बराबर ओ ए क्या है तो ओ ए यू है इंटू ओ सी क्या है तो ओ सी टी है प्लस 1/2 ठीक है इंटू ओ सी फिर क्या है अतः टी है इंटू ओ डी माइनस ओ ए। ओ डी क्या है भी है माइनस ओ ए क्या है यू है। ठीक है, अब आपको वेग समय समीकरण से याद होगा कि आपने त्वरण के लिए सूत्र प्राप्त किया था कि ए बराबर भी माइनस यू बाटे टी। अब वहां से अगर टी को बाईं तरफ आप ले आते हैं तो आपको क्या मिलता है कि ए टी बराबर भी माइनस यू, ए टी बराबर भी माइनस यू। अब यहां आपका भी माइनस यू है, भी माइनस यू के बदले में आप ए टी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं कि एस बराबर यू टी, यू में टी से गुना किया तो हो गया यू टी प्लस 1/2 इंटू टी इंटू, अब भी माइनस यू तो भी माइनस यू के बदले में आप क्या लिखते हैं ए टी लिखते हैं। तो भी माइनस यू के बदले में आप ए टी लिखते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है कि एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। ये आपको प्राप्त हुआ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को हम विस्थापन समय समीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां देखिए कि ये जो बराबर का चिन्ह है इसके बाईं तरफ यानी वाम पक्ष में विस्थापन मौजूद है और दाएं पक्ष में आप क्या देख रहे हैं कि यू टी ए टी यानी टी 2 बार है, यहां स्क्वायर है तो टी की प्रधानता है तो दाईं तरफ समय है, इसलिए इस समीकरण को आप विस्थापन समय समीकरण कहते हैं। और विस्थापन समय समीकरण से आपको क्या व्यंजक प्राप्त होता है तो विस्थापन का व्यंजक प्राप्त होता है, विस्थापन का सूत्र प्राप्त होता है, विस्थापन का व्यंजक प्राप्त होता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम ग्राफ का प्रयोग करके ग्राफीय विधि की सहायता से हम वस्तु के विस्थापन समय समीकरण को प्राप्त करते हैं। और अगर पूछा जाए कि विस्थापन समय समीकरण से किसका व्यंजक प्राप्त होता है तो विस्थापन समय समीकरण से
विस्थापन का व्यंजक प्राप्त होता है। और वह क्या होता है? तो वह होता है s बराबर ut प्लस हाफ at², जहां u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, t वेग परिवर्तन में लगा हुआ समय है, और a क्या है? तो वस्तु का त्वरण है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझे होंगे, समझ जाएंगे, अभ्यास करेंगे, और अगली वीडियो में हम नए समीकरण, नया विषय लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।